प्रियरंजन प्रसाद श्रीवास्तव साहब, जिला हाँ स्कूल के सर, पूर्व बोलिए। प्राचार्य। जी जी, सुनाई मेरी पड़ रहा आवाज है। सुनाई दे रही है? जी जी। हाँ, सुनाई दे और रही है। हम मैं माल्यार्पण करने जा रहा हूँ। जी 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 जी, पुष्पांजलि। माल्यार्पण करें। जी 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 जी, माल्यार्पण करें जी। और हमारे डीके कार्मेल के डायरेक्टर साहब, चेयरमैन साहब सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी पर माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किए। बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। हम चाहेंगे कि आप सभी की ओर से ये डॉक्टर राधाकृष्णन जी के अगरबत्ती और दीपक दिखलाकर हमारे डायरेक्टर साहब, चेयरमैन साहब ने उद्घाटन इस कार्यक्रम का, वर्चुअल वेबिनार का, ये सेमिनार का आज उद्घाटन हमारे बड़े भाई मधेश्वर भाई ने किया। अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति हो तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। अध्यक्ष आगे महोदय। बढ़ाया जाए। जी जी, तो हम बढ़ाया चाहेंगे जाए। कि सबसे पहले हमारे बीच ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर आदित्य विजय जैन साहब, आदित्य विजय जैन साहब, कहाँ जाए? आदित्य विजय जैन साहब हमारे। सभी को मेरा प्रणाम। जी जी प्रणाम प्रणाम। जी जी, नमस्कार। आज का जो विषय है राष्ट्रीय शिक्षा नीति किसके हित में, जी आदित्य विजय जैन साहब आप अपनी विचार व्यक्त करें। सबसे पहले सबसे छोटे को ही आपने मौका दिया। मैं कितना बोल पाऊंगा यह भी मुझे शक है, परंतु आपके इस विश्वास को मैं नमन करता हूं। वह उपस्थित अपने आज के अध्यक्ष महान शिक्षा श्री प्रियरंजन श्रीवास्तव जी को मैं सादा चरण स्पर्श करता हूं। आप मेरे गुरु तुल्य हैं। आज के उद्घाटन करता मेरे पूर्व में गाइड भी रहे हैं। स्कूल खोलने की अवधि में आपने बहुत मुझे सहयोग किया है। मधेश्वर चाचा जी, आपको सादर प्रणाम। हमारे साथी द्विजेंद्र भाई, मनोज सिंह जी, राजेश राजमणि जी, मैं आप सबको अपना नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं, प्रेषित करता हूं। वह इस वेबिनार में उपस्थित सभी सज्जनों को, बहनों को, दोस्तों को, आज शिक्षक शिक्षिकाओं को, आज शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत है। वह शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज के वेबिनार का विषय है नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। मैंने तो सोचा था कि मुझसे पूर्व आप कुछ विद्वानों को बुलवाएंगे, तत्पश्चात मुझे बोलने का अवसर देंगे, परंतु आपने शुरुआत में ही मुझे यह मौका दे दिया, जिससे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज सा लग रहा हूं क्योंकि किसी और को सुनने का मौका मुझे पहले नहीं प्राप्त हुआ। परंतु आपके इस विश्वास को मैं कायम रखने का प्रयास करूंगा और इस एनईपी जो 2020 32 इयर्स के बाद आज नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है अपने राष्ट्र में, निश्चित तौर पर यह एक विकासशील एजुकेशन को दर्शाती है कि आज नए शिक्षा नीति के साथ हम लोग यदि स्कूलों में, कॉलेजेज में पढ़ाई कराएंगे तो निश्चित तौर पे स्किल इंडिया जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय का सपना है, उसे पूरा करने में यह शिक्षा नीति सहयोगात्मक होगी। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सी नई चीजों को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास सरकार ने किया है। सरकार की मंशा है कि पहले +2 जिस प्रकार से होता था, तो 10th तक हम बच्चों को मोनोटोनस पढ़ाई ही कराया करते थे। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था कि वो अपने चॉइस का विषय ले सके, सिवाय हिंदी संस्कृत और 1-2 सब्जेक्ट्स के। परंतु आज 5+3+3+4 के अंतर्गत सरकार ने कुछ नई चीजें स्कूलों के सामने दी हैं, विद्यार्थियों को नए ऑप्शंस दिए हैं, उनको कैरियर खोलने का रास्ता भी दिया है, जिससे हम लोगों को यह विश्वास है, एक स्कूल संचालक के रूप में भी मैं बोल रहा हूं कि हम लोगों को यह विश्वास है
कि सरकार की इस नई पॉलिसी के अंतर्गत जब हम पढ़ाई कराएंगे तो सबसे पहला भी आता है कि हम छोटे क्लास में नर्सरी टू स्टैंडर्ड 1-2 तक यदि बच्चों को रीजनल लैंग्वेज में और मातृभाषा में हम पढ़ाई कराते हैं तो बच्चों की समझ बढ़ेगी। वास्तव में सरकार ने ये जो सोचा है यह बहुत ही अच्छी प्लानिंग है और इसके अंतर्गत हम लोग यदि बच्चों को जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में यह होड़ लगा होता है कि नर्सरी के ही बच्चे इंग्लिश में बात करना शुरू कर दें, गार्जियंस की भी यही अपेक्षा होती है कि 15 दिन बच्चे यदि स्कूल चले गए तो घर पर आके अंग्रेजी में बात करें, भले ही घर का माहौल चाहे जैसा है। और हम लोगों में भी ये प्रतिद्वंदिता लगी रहती थी या लगी रहती है कि बच्चों को एकदम 15 दिन में कुछ सेंटेंसेज रटवा देने की आवश्यकता है। बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं, लेकिन हमें उन सेंटेंसेज को बच्चों को रटवा देना है। तो इससे अब क्या होगा कि समझ के साथ शिक्षा का आरंभ होगा। प्राइवेट स्कूल्स या गवर्नमेंट स्कूल जो अपने को इंग्लिश मीडियम स्कूल के रूप में मानते हैं, वो भी रीजनल लैंग्वेजेस में जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो जाहिर है निश्चित तौर पे उन बच्चों को का विकास ज्यादा होगा, वो उस विषय को समझ सकेंगे। इसके साथ ही इसमें जो प्रस्ताव रखा है या सरकार ने जो मंशा जाहिर की है कि पढ़ाई कैसी हो, तो इसमें हमारा अपना व्यक्तिगत विचार है कि जिस प्रकार आरटीई प्राइवेट स्कूलों को दिया गया है, उसी प्रकार सरकार को यह भी चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूलों में उनके प्रति छात्र क्या खर्च होते हैं और क्या उस स्कूल से रिटर्न आता है, इसको भी कैलकुलेट यानी ऑडिट किया जाना चाहिए कि एक विद्यालय सरकार जो चला रही है उसमें कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और सरकार का उस पर क्या खर्च है। इस एनईपी के माध्यम से सरकार को ये भी ऑडिट करना चाहिए, जिससे सरकारी विद्यालयों में भी गुणवत्ता जो आज कम देखी जाती है में बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ जो बच्चों को यह फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है हायर एजुकेशन के माध्यम से कि यदि कोई छात्र या छात्रा हायर एजुकेशन 4 इयर्स का ग्रेजुएशन कोर्स कर रहा होता है और उसे बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है, चाहे वो घर के प्रेशर में छोड़ना पड़ जाए, कुछ प्रॉब्लम फैमिली में हो जाती है तो बच्चों को बाहर से पढ़ते पढ़ते बीच में छोड़कर लौटना पड़ता है, लोकल बच्चों को कॉलेज जाना छोड़कर अपने व्यापार और व्यवसाय या नौकरी करने पे विवश होना पड़ता है, वैसी स्थिति में उनके द्वारा 2 वर्ष की पढ़ाई बर्बाद हो जाती है, उनके पास कोई एक सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो अब जो सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि यदि 2 साल भी बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें हम डिप्लोमा देंगे, डिप्लोमा की डिग्री देंगे, सर्टिफिकेट देंगे, तो जाहिर तौर पे बच्चों का इससे विकास होगा और पढ़ाई के प्रति रुझान बढ़ेगा। तीसरी बात कि हमने स्कूल के लेवल पर ही स्टैंडर्ड 6-7 से ही जो रोबोटिक्स में कोडिंग और कंप्यूटर के कोडिंग को अडॉप्ट करने का प्रयास किया है, यह हमारे जैसे विद्यालयों में पिछले 5-7 वर्षों से चल रहा है, लेकिन अब हर विद्यालय में यह अनिवार्य यदि किया जाएगा तो जाहिर है कि बच्चे 10th पास करते करते अपने आप को एक प्रोफेशनल के रूप में भी तैयार पाएंगे। और जब बच्चे अपने आप को एक प्रोफेशनल के रूप में तैयार पाएंगे तो हमारे यहाँ बेरोजगारी की समस्या कुछ कम होने की संभावना है, क्योंकि हम बच्चों को कोडिंग डिकोडिंग ही नहीं, हम बच्चों को छोटे छोटे चीजों को जैसे आईटीआई के माध्यम से जिस प्रकार इलेक्ट्रिशियन की पढ़ाई होती है, फ्रिज रिपेयरिंग की पढ़ाई होती है, टीवी रिपेयरिंग की पढ़ाई होती है, मोबाइल रिपेयरिंग की पढ़ाई होती है, उस प्रकार यदि हम लोग बच्चों को छोटी छोटी चीजों के रिपेयर मेंटेनेंस की भी पढ़ाई अपने स्कूलों के माध्यम से कराते हैं 8th-9th में, तो जाहिर है कि जो बच्चे हायर एजुकेशन में जाने के साथ पार्ट टाइम काम करना चाहेंगे, उनके पास एक हुनर होगा, एक सर्टिफिकेट होगा और नॉलेज कॉन्फिडेंस होगा, जिससे उन्हें रोजगार भी प्राप्त हो सकेगा, वह स्वरोजगार में भी आगे बढ़ सकेंगे। टीचिंग प्रोफेशन, जैसे कि अभी तक हम सरकार को यह एफिडेविट देते आए हैं कि हम टीचिंग प्रोफेशन में हैं, यानी हम नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े पूंजीपति एजुकेशन के लाइन में नहीं आ रहे हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में अपना पूंजी नहीं लगा पा रहे हैं।
यही कारण है कि इस एनईपी के माध्यम से सरकार ने फॉरेन यूनिवर्सिटीज को इंडिया में इन्वेस्ट करने की बात की है, इंडिया में अपनी यूनिवर्सिटीज को लॉन्च करने की बात कही है। लेकिन क्या यदि हमारी सरकार उन इंस्टीट्यूशंस को, उन इन्वेस्टर्स को ये कहेगी कि आप नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इंडिया में आकर काम करें, तो क्या यह सफल होगा? शायद नहीं। जब तक कि आप जिस प्रकार हॉस्पिटल्स हैं या अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, उस प्रकार आप एजुकेशन, जो जनरल एजुकेशन है, उसको भी प्रॉफिट गेनिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में मान्यता नहीं देंगे, तो हमारे सरकार का यह प्रयास विफल होगा कि हम क्वालिटी एजुकेशन दें। क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए जब इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें अपनी पूंजी पे कुछ रिटर्न की भी आवश्यकता होती है, उन्हें भी अपना परिवार चलाना होगा। तो सरकार को एनईपी के माध्यम से यह लाना चाहिए, यह जोड़ना चाहिए कि बड़े पूंजीपति या छोटे पूंजीपति जो भी एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छा करना चाहते हैं, बैंकों से ऋण लेकर काम करते हैं, तो उन्हें 2 रुपया बचना चाहिए, क्योंकि वो सर्वस्व अपना बैंकों से ऋण लेने के वक्त मॉर्गेज कर दिया करते हैं एसेट्स, तो क्यों करेंगे और उसका रीपेमेंट कैसे करेंगे? इसलिए सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। आरटीई के माध्यम से जो सरकार प्राइवेट स्कूलों को 25% की बात करती है, यदि हम उसमें जो भी पेमेंट सरकार के द्वारा किया जा रहा है वो ठीक है, हम उसका विरोध नहीं करते, परंतु हम यह अपेक्षा करते हैं कि सरकार को ट्यूशन फीस स्कूलों का, चाहे वो आरटीई के बच्चे हों या जनरल रोज के बच्चे जो प्राइवेट डायरेक्ट एडमिशन लेकर आते हैं, उन्हें पेमेंट मंथली कर दिया जाना चाहिए। साथ ही गवर्नमेंट को यह सोचना होगा एनईपी के अंतर्गत कि प्रति छात्र सरकारी विद्यालयों में उनका क्या खर्च है, उससे कम वो प्राइवेट विद्यालयों को आरटीई के अंतर्गत भुगतान न करें। नए सिलेबस की बात आ रही है कि आरटीई में हम नए सिलेबस को लॉन्च करने जा रहे हैं, तो उस सिलेबस से रिलेटेड बुक्स हमें मार्केट में फरवरी से पहले लॉन्च कर देना चाहिए। उस सिलेबस का डिटेल यदि मार्केट में आ जाता है कि क्या नया सिलेबस होगा, नर्सरी से लेकर स्टैंडर्ड 10, 12 तक और कॉलेज लेवल पर भी, तो प्रकाशकों को यह सुविधा होगी कि वो सारी बुक्स प्रकाशित कर सकें। क्योंकि मैं नहीं समझता हूं कि एनसीईआरटी एक अकेला पब्लिकेशन ऐसा होगा जो पूरे हिंदुस्तान के बुक्स की सप्लाई समय पर कर सके। इसलिए हम सरकार का यह भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे एनईपी के माध्यम से, आज के इस वेबिनार के माध्यम से, कि समय पर बुक्स की उपलब्धता, समय पर सिलेबस की उपलब्धता ऑनलाइन करा दे। जहां तक बात आती है कि हम हर कुछ डिजिटलाइज करते जा रहे हैं, एजुकेशन को हम पेपरलेस के क्षेत्र में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज पिछले 5 महीने से सारे स्कूल्स ऑनलाइन एजुकेशन में हैं। 40 to 70% बच्चे ही विभिन्न स्कूलों के स्तर के हिसाब से उस स्कूल के बच्चे ऑनलाइन क्लास कर पा रहे हैं। 40 to 70%, बड़े से बड़े स्कूलों में भी नॉट मोर देन 70% बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे हैं ऑनलाइन, इन लैक ऑफ स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और नेटवर्क। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक ऑल इंडिया लेवल पे हर घर में उपलब्ध नहीं होगा, हम पेपरलेस की तरह एकदम से आंख बंद करके कि हम विकास कर रहे हैं, हम नहीं बढ़ सकते। देश में आज अच्छे टीचर्स की शॉर्टेज महसूस की जा रही है। जिनके पास नॉलेज है उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है, जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, और हम यानी स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस बाउंडेड हैं कि बिना सर्टिफिकेट के आप टीचर्स की बहाली नहीं कर सकते। लेकिन जिनके पास सर्टिफिकेट है वो आज एक्सपीरियंस टीचर्स नहीं आ रहे हैं, और जिनके पास 10 साल, 8 साल, 12 साल का एक्सपीरियंस है बट अनफॉर्चुनेटली उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि उन्होंने बीएड किया है, टेट किया है
आइदर स्टेट टेट हो और सेंट्रल टेट हो, तो वो रोजगार नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, वो अच्छे स्कूलों में शिक्षक नहीं बन पा रहे हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशंस में टीचर नहीं बन पा रहे हैं। तो हमें इस पर भी ध्यान देना होगा कि जहां सिर्फ एक तरफ सर्टिफिकेट नहीं, उनका देश में नॉलेज और राम उनका मंदिर एक्सपीरियंस भी का हमें शिलान्यास का कार्यक्रम चल रहा था, टीचर्स के उसी समय अपॉइंटमेंट के लिए। भारत और चीन के बीच में तनाव भी हुई थी और उसी क्षण केंद्र सरकार ने और नई शिक्षा नीति की घोषणा की। नई शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम सभी के हित में जहां जितना है कारगर है, देश में राम मंदिर पर का शिलान्यास का कार्यक्रम चल रहा था, उसी समय करना चाहिए। भारत और चीन के बीच में तनाव भी हुई थी सब्जेक्ट की पढ़ाई और उसी क्षण में कराने पर केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति स्वरोजगार की मिलेगा घोषणा या की। बच्चे गणमान्य लोगों नई उसमें शिक्षा जॉब में जा राष्ट्रीय सकते हैं। शिक्षा ये नीति नहीं स्वागत है कि हम हम सभी कुछ ऐसी पढ़ाई अपने छोटे शहर में करा दें जिसकी डिमांड बॉम्बे और कलकत्ता में ही होनी है, तो वैसा नहीं, हम लोगों को इस पर सोचना होगा। सरकार के द्वारा ये जो एनईपी प्रोग्राम लाया गया है, नई शिक्षा नीति लाई गई है, ये वास्तव में यदि प्रैक्टिकली हम सभी इंस्टीट्यूट वाले, स्कूल वाले, कॉलेज वाले प्रैक्टिकल इसमें सरकार के सहयोग से सफल होते हैं, तो निश्चित तौर पे 10 साल के अंदर इंडिया का एजुकेशन एकदम से डिफरेंट होगा और यह बहुत ही कॉम्पिटिटिव होगा। बच्चे प्रोफेशनल्स ही निकलेंगे, वो 12th करते करते स्वयं को एक प्रोफेशनल के रूप में मानने लगेंगे। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। अनम्यूट कीजिए सर। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय के निदेशक डॉक्टर आदित्य विजय जैन साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दिया और प्रारंभ में आपने कहा कि सबसे छोटे, तो आपने जो एक मुद्दा आपने छेड़ दिया आज के इस सीधा प्रसारण वेबिनार में, वर्चुअल में, काफी ही सराहनीय रहा। और हम लोगों के बीच में एक नारी शक्ति अमिता पांडे भी जुड़ी हुई है, साथ में आपके संभावना उच्च विद्यालय के निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र साहब भी जुड़े हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि संभावना उच्च विद्यालय के जो निदेशक साहब हैं डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र साहब, आप अपने विचार। संभावना उच्च विद्यालय के निदेशक साहब, आवाज नहीं दे रही है। हेलो जी, आवाज सुनाई दे रही है किरण भाई? जी किरण भाई जी, तिवारी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप आवाज मिल रही है। हाँ हेलो, आपकी आवाज मुझे मिल रही है। जी जी आ रही है जी, आपकी आवाज मिल रही है। सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और भोजपुर दर्शन चैनल को राष्ट्रीय शिक्षा। अनम्यूट कीजिए किरण जी, अनम्यूट कर लीजिए किरण जी। इस विषय पर मैं ये कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2024 हमारे छात्र छात्राओं को राष्ट्रीयता से जोड़ने का महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। बोलिए किरण भाई। हाँ हाँ बोल रहे हैं। नमस्कार जी जी बोल रहे हैं। हाँ, इस विषय पर मैं यही कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2024 हमारे छात्र छात्राओं को राष्ट्रीयता से जोड़ने का महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। किसी भी राष्ट्र की युवा पीढ़ी तभी विकास करती है जब वह अपनी भाषा, अपनी संस्कृति
और अपने अधिकार के साथ आगे बढ़े। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति प्रत्येक छात्र छात्रा में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित करती है। इस नीति का मूल सिद्धांत तर्कसंगत, कल्पनाशीलता, रचनात्मक, वैज्ञानिक चिंतन से युक्त संवेदनशील तैयार करना है। इस नीति में कार्यकौशल, नई वैज्ञानिक तकनीक से युक्त सीखने के लिए सतत मूल्यांकन पर जोर दिया गया है। इस नीति में कौशल शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, शिल्पकला और व्यावसायिक विषयों पर विशेष ध्यान दिया गया है। यदि यह नीति सही तरीके से लागू होगी, छात्र छात्राओं को कोचिंग संस्कृति से मुक्ति मिलेगी। विज्ञान और तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस को इस नीति में मुख्यता से शामिल किया गया है। इस नीति में 10वीं के बाद छात्र छात्राओं व्यावसायिक विषयों में कोर्स करने के विकल्प दिए हैं ताकि हमारी शिक्षा रोजगार परक बन सके। पहले 10+2 की था थी, अब यह 5+3+3+4 की व्यवस्था होगी। इससे छात्रों की बुनियाद मजबूत हो। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि सिर्फ नीति बना देना ही काफी नहीं होगा, इस पर अमल कैसे हो यह महत्वपूर्ण होगा। इन्हीं बातों के साथ आप सभी को मैं पुनः एक बार शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दे रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। के साथ और हम लोगों के साथ में जुड़ चुके हैं शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चंद्र बसु साहब। मैं उनको भी इस कार्यक्रम में बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। साथ में अब मैं अनुरोध करूंगा अपने STSB इंटरनेशनल विद्यालय के निदेशक मनोज सिंह जी से कि आप अपनी विचार व्यक्त करें। मुख्य वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनोज सिंह जी, STSB इंटरनेशनल विद्यालय के निदेशक। मनोज सिंह से मेरा अनुरोध होगा कि आप अपनी विचार व्यक्त करें। आदरणीय अभिभावक, हमारे पूरे प्रचार जिला स्कूल के एवं बड़े भाई मधेश्वर सिंह जी एवं आदित्य विजय जैन जी, ज्ञान ज्योति आवासीय विद्यालय के डायरेक्टर राजमणि बाबू एवं संभावना स्कूल के निदेशक, शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पर भोजपुर दर्शन द्वारा जो आयोजन किया गया, इसके लिए राजेश तिवारी जी को बहुत सारा शुभकामना। और इस तरह से कार्यक्रम में आपने हम लोगों को बुलाया, बहुत अच्छा किया। शिक्षा नीति का रीढ़ होता है शिक्षक, और राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर पर सरकार गंभीर नहीं है। सरकारी विद्यालय कितना हो नीति बना लीजिए, और शिक्षक जब तक आपका स्तरीय नहीं रहेगा, विद्यालय, सरकारी संस्थान, प्राइवेट संस्थान, कोई भी संस्थान अच्छा उन्नति नहीं करेगा। आपको उसके लिए पहले शिक्षकों को स्किल डेवलपमेंट की आवश्यकता है, तब विद्यालय में छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा मिल सकता है। उसमें अब भेदभाव, आरक्षण, ये सारी समस्या आती है, जिससे अच्छे लोग घूमते हैं, सही ढंग से वैसे लोगों को नियुक्ति नहीं मिल पाती है, और जो नंबर बेसिस पर बहाली होती है, जिसमें उच्च स्तरीय जो विद्यालय में शिक्षक, सरकारी विद्यालय में या प्राइवेट विद्यालय में जो टीचर की बहाली होती है, उसका स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाता है। उसी तरह से
एग्जामिनेशन होकर टीचरों के बहाली हो, जिससे शिक्षा की व्यवस्था सुदृढ़ हो, और मोरल एजुकेशन की भी अति आवश्यक है। स्किल का तो ठीक है, इससे कि बच्चा में हुनर होगा और बच्चा जो है कि नहीं अपने रोजगार, अपने आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर बढ़ेगा। जिस क्षेत्र का बच्चा होगा, मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहेगा, उसको मेडिकल क्षेत्र की पढ़ाई शुरू से ही कराई जाए। इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाएगा, उसको इंजीनियरिंग क्षेत्र में पढ़ाया जाए। जो टीचिंग लाइन में जाना चाहता है, उसको टीचिंग लाइन की तरफ उसको प्रोत्साहित किया जाए। मगर हमारे कहने का मतलब है कि नीति बना देने से 50 पेज के उससे नहीं समस्या का समाधान होने वाला है। मूल रूप से आप उसका क्रियान्वयन कितना करते हैं उस पर डिपेंड करता है। राजीव गांधी जी ने जो बनाया 34 बरस पहले, से तो नहीं उसमें डेवलपमेंट होगा। तो ये सारी खामियां हैं, उस पहले खामियां को दूर कीजिए। सारे यूनिवर्सिटी में लेक्चरर प्रोफेसर की संग सीट खाली पड़ा हुआ है, वैकेंसी नहीं हो रहा है, तो आप कहाँ से बदलाव ला सकते हैं? आकाश में तो आदमी आएगा नहीं। इसी समाज से आपको तराशना होगा, पहले तराशिए, तब अच्छे नियुक्त कीजिए। तो सिर्फ नाम का है, ये तो प्राइवेट संस्थान है। आज से 30 बरस पहले का एजुकेशन देखिए, आज का एजुकेशन देखिए, दिल्ली आसमान का अंतर है। हमारे यहाँ बच्चा 10th पास करता है, यहाँ रुकता नहीं है, सीधे कोटा की ओर जाता है, दिल्ली जाता है या बंगलोर जाता है। क्यों जाता है? इसके पीछे कारण है। कारण है कि हमारे पास यहाँ हम लोग चाह कर भी अच्छे शिक्षकों की व्यवस्था नहीं कर पाते। शिक्षक जो है कि नहीं, शिक्षा का सबसे बड़ा रीढ़ होता है। स्कूल में पढ़ रहे हैं, आज वो स्थिति नहीं है। कॉलेज में बैठ के प्रोफेसर लेक्चरर पैसा उठा रहा है, कागज पर सारा काम चल रहा है, इससे व्यवस्था नहीं चलता है। तो ये बहुत सी खामियां हैं। सरकार को इस पर गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है। जब तक वो गंभीर चिंतन करके बेस मजबूत नहीं करेगा, शिक्षा में कोई आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। जो तभी अच्छा शिक्षक मिलेगा वो सारे। और लोग जो हमारे आदित्य विजय जैन जी ने बहुत सारी बातों को उन्होंने विस्तृत रूप से रखा, हम लोगों ने सुना, बहुत अच्छा लगा। हम तो गाड़ी में हैं, हम आ रहे हैं, हमारी गाड़ी को पीछे से ठोक दिया, थोड़ा सा हम डिस्टर्ब हो गए, नहीं सुन पाए। तो कहने का मतलब है कि ये जो सारी चीज है, इस पर आप लोग मंथन कीजिए और राज्य सरकार, केंद्र सरकार को अपने अपने मंतव्य दीजिए कि ये सारी चीज खाली लेक्चरबाजी से नहीं होगा, इसको अमल में लाना होगा। अभी आज का विशेष टॉपिक है नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति अभी लागू नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि इसे लागू होने में अगर कोविड का स्थिति सही रहा तो 22 ये लागू हो सकेंगी। इसमें हम अपने बच्चों के लिए 4 स्टार्ट है। पहले हमारी परंपरा 10+2 की पढ़ाई से होती थी, अब इसे 4 स्टेज में बांट दिया है। उसको 5+3+3+4 के रूप में, जैसे 10+2 होता था के साथ, वैसे स्कूल में उनका अपना बच्चे के साथ खेले और वो पढ़ाई करें। फिर आता है उसके साथ ही 5 साल में ही 1 और 2 क्लास आते हैं। 1 और 2 क्लास की इसमें कोई एग्जाम नहीं है। बच्चे कैसे 1 और 2 क्लास पार गए, उनको कोई मतलब ही नहीं रहा, वो खुशी खुशी स्कूल में अपना रह रहे हैं। दूसरा स्टेज आता है प्रीपरेटरी स्टेज, जिसमें 3, 4, 5 क्लासेस 3, 4, 5 क्लासेस में है कि बच्चों को अपना मैडम सॉरी, थर्ड स्टेज में 6, 7, 8 आता है और सेकंड स्टेज में हम सेकंड स्टेज की बात कर रही हूँ मैं जी। हाँ, प्रीपरेटरी स्टेज जिसमें 3, 4, 5 क्लासेस आ रहे हैं। 1, 2 तो मेरा फर्स्ट स्टेज में निकल गया। ये सेकेंड स्टेज में 3, 4, 5 क्लासेस आ रहे हैं, जिसमें कि बच्चों को हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी और एक उनका होगा रीजनल लैंग्वेज। या बच्चे मराठी पढ़े, ये बेंगलोर के हैं तो बेंगलोरी पढ़, जो भी कन्नड़ अपना, हम भारतीय हिंदी पढ़े, तो रीजनल कोर्सेज में बच्चे का 3, 4, 5 क्लासेस में, जिसमें कि उनका एग्जाम लिया जाएगा।
फिर आते हैं हम थर्ड स्टेज में, मिडिल स्टेज में। 7-8 की पढ़ाई होती है, होगी 6-7-8 की पढ़ाई में, उसमें आपका कंप्यूटर शिक्षा भी ऐड किया गया। यहीं से 6 क्लास से कंप्यूटर शिक्षा शुरू हो जाती है। फिर इसमें एक आता है आपका वोकेशनल पढ़ाई, जिसमें अगर कोई भी बच्चे कोई कढ़ाई करना सीखना, लड़कियां हैं खाना बनाना चाहती हैं, या पढ़ाई करना, कोई कारपेंटर का वर्क चाहता है, इसके साथ ही उनको ये भी, क्योंकि इस पीरियड में 10 बच्चे को बैग लेकर स्कूल नहीं आना है, उनको गार्डनर की अगर पढ़ाई करनी है तो वो भी कर सकते हैं। फिर आता है हमारा 4th स्टेज, जिसमें 9, 10, 11, 12 ये 4 क्लासेस आते हैं। तो इसमें आप बच्चे किसी भी ये पढ़ सकते हैं, लैंग्वेज फॉरेन लैंग्वेज भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तो गवर्नमेंट ने चाइना लैंग्वेज का नहीं किया है, क्योंकि अभी चाइना के साथ ऐसा स्थिति है। हो सकता है आने वाले समय में गवर्नमेंट इसे भी पास कर दे कि चाइना लैंग्वेज भी पढ़े। हालांकि मेरी समझ से ये लैंग्वेज भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम उनकी नीति को समझने के लिए उनके लैंग्वेज को समझना भी जरूरी है। तो इस तरह, और अब जैसे है कि ग्रेजुएशन, उसके बाद आता है ग्रेजुएशन। अब लोग कहेंगे कि ये कैसे हुआ ग्रेजुएशन, ये 12 के 4 सेकेंड, ये जैसे पहले हम लोग 12 तक और निगाह रहती थी, 12 क्लास तक, अब हम लोग को 15 साल तक उनका निगाह रहेगा। इसमें हुआ क्या कि 3 साल पहले ही बच्चों को, जो प्ले स्कूल में 3 साल लिया गया, ये 15 साल का हो गया, पहले 12 साल का ही था, क्योंकि बच्चे 6 साल से पढ़ाई स्टार्ट करते थे। अब आई बात कि अब आया आपका ग्रेजुएशन। तो पहले ग्रेजुएशन में होता था कोई बैचलर ऑफ आर्ट्स, कोई साइंस के होते थे, फिर बीकॉम के स्टूडेंट का। अब ऐसा नहीं होगा। अब होना है जैसे कि हम ग्रेजुएशन में हैं, तो उनको अगर 1 साल का ग्रेजुएशन करते हैं, उनको ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ही मिलता है, सिर्फ ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मिलता है। तो वो बैचलर, उसके बाद सेकेंड ईयर में हमको मिलता है, थर्ड ईयर में फिर 4th ईयर। अगर हम ग्रेजुएशन 4 साल में पूरा कर लेते हैं तो हमको पीजी 1 साल का ही करना पड़ेगा। अगर हम 3 साल ग्रेजुएशन करके डिप्लोमा ले लेते हैं तो फिर हमें ये पीजी को 2 साल करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे ये नई नीति सरकार ने अभी बना रही है, जैसा कि मैं अभी देखी हूँ। ये नीति कहाँ तक लागू होगा, कैसे लागू होगा, ये तो गवर्नमेंट ही जाने इस नीति पर कितना कारगर सिद्ध होगा। जैसे कि उन्होंने कहा, अभी हमारे भाई आदित्य जैन ने बताया कि विदेश से जो भी यूनिवर्सिटी हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड वगैरह। ये सब में सरकार कितनी कारगर होगी, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। और मैं आप लोग के सामने ज्यादा क्या बोल सकती हूँ, हम लोगों से ज्यादा आप लोग को जानकारी है, आप लोग शिक्षाविद हैं, मैं तो सिर्फ सीखी हूँ। मैं फिर पुनः आप लोग को एक बार धन्यवाद देती हूँ। आप लोग के बीच आई, मुझे आप लोगों से सुनने का, आप लोग के सामने बोलने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं भोजपुर दर्शन की पूरी टीम को बधाई देती हूँ कि जिन्होंने मुझे इस मंच पे बुलाया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। बहुत बहुत बधाई आपको अमिता जी। कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष, महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष आप हैं। आपने अपने विचार को व्यक्त किया, अच्छी जानकारी दी। आपको पूरी टीम की ओर से, सभी दर्शकों की ओर से भी आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। हम लोगों के बीच में बीडी पब्लिक स्कूल के प्राचार्य राजेश राजमणि भाई जी हैं, और उसके साथ आज के इस वर्चुअल वेबिनार के उद्घाटनकर्ता हमारे बड़े भाई मधेश्वर भैया जी हैं, जो डीके कार्मेल ग्रुप के चेयरमैन साहब हैं। तो मैं अब अनुरोध करूंगा बीडी पब्लिक विद्यालय के स्कूल के प्राचार्य राजेश राजमणि जी से। राजेश राजमणि जी अभी कैमरा ऑन करें। राजेश राजमणि भाई
कैमरा आप ऑन करें। राजेश राजमणि भाई, नाम राजेश राजमणि भाई, कैमरा ऑन करें। कैमरा और माइक दोनों ऑफ है। तो मैं तब तक हम अपने बड़े भाई आज के इस कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता हमारे बड़े भाई डीके कार्मेल विद्यालय के चेयरमैन आदरणीय मधेश्वर भैया जी से, डॉक्टर मधेश्वर सिंह जी से मैं अनुरोध करता हूं कि आपकी आवाज, आपकी विचार सुनने के लिए हम सभी काफी देर से ललायित हैं। राजेश राजमणि भाई भी अभी आ जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लेकिन तब तक आप अपने विचार को व्यक्त करें। थैंक यू सर। पहले तो सबको शिक्षक दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ, बड़े आदर और सम्मान के साथ ही भोजपुर दर्शन के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने अच्छे दिन, अच्छा मंच दिया और मेरा सौभाग्य है कि आज प्रियरंजन श्रीवास्तव सर से रूबरू होने का मौका मिला है। मेरे अजीज मित्र आदित्य विजय जैन जी, किरण जी अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, लगता है कि लंच का टाइम है, निकल गए होंगे, लेकिन मेरी आवाज, मेरी शुभकामनाएं उन तक पहुंच जाए। मेरे मित्र राजेश राजमणि जी, प्रिय मनोज जी, राजेश रोशन जी, अमिता पांडे मैम, उज्जवल को मैं कहीं देख रहा था, और प्रिय अरिहंत, आप सबों को सम्मान पूर्वक बधाई देते हुए मुझे ये कहना है कि इस मंच से जितनी भी बातें सुनने को मिली वो निश्चित रूप से अनुकरणीय हैं, लेकिन 2-3 बिंदु हैं। मैडम ने बड़ी बेहतर तरीके से इसको एनालिसिस किया, बहुत अच्छा मैडम, थैंक यू। चूंकि आप पॉलिटिकली इन्वॉल्व हैं, फिर भी इतनी बेसिक नॉलेज रखती हैं और बड़े सही तरीके से आपने प्लेसमेंट दिया, उसके प्रति आपको साधुवाद। 3-4 बिंदु आते हैं सर। ये नई शिक्षा नीति जो है, ये मैंने जो स्टडी किया है कि बेसिकली स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है, और ये काबिले तारीफ है। जब तक स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक समाज में कुछ संभव नहीं है। आदित्य भाई ने जो बातें कही कैपिटलिज्म की, तो भाई साहब कैपिटलिज्म के बिना अब संभव कहाँ है। आपको तो मालूम है कि जो गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन है, ये रूल रेगुलेशन बनते हैं हमारे आरा, बामपाली, जगदीशपुर या किसी गांव शहर को लेकर नहीं, ये दिल्ली और मुंबई की सारी व्यवस्था को देखकर बनती है। उनका अपना रूपरेखा होता है, अपनी सोच होती है। जो पॉलिटिकल आदमी हमारे यहाँ के जो भी रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं चुनकर, वो उसी रंग में रंग जाते हैं। जब ये पॉलिसी डिसाइड होती है या जब बाहर के लोगों से अपनी बातें मांगी जाती हैं, तो हम उसमें पीछे रह जाते हैं। याद होगा 6 महीना पहले सबसे मांगा गया था अपना विचार, और उसमें हमारा बिहार सबसे पीछे था। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। फिर भी अभी एक मौका भी मिला है गवर्नमेंट की तरफ से कि आप लोग पुनः उसमें अपने विचार दें। तो मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट को अपने अपने विचार अभी से भी देने चाहिए और दिया जाना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारे अमेंडमेंट होने हैं इसमें, और जब अमेंड होगा तो पता चलेगा कि सही पॉलिसी क्या है। अब रह गई बात अपने अपने क्षेत्र के सांसद, मिनिस्टर जो भी हमारे हैं, उनको अवेयर कराना हमारा आपका दायित्व बनता है कि हम अपनी परेशानी, अपनी मजबूरी, अपनी लाचारियों के प्रति उन्हें अवगत कराएं, और ये जाकर जब संसद भवन में अपनी बात रखेंगे तब जाकर छनकर आएगा, और वहां से जो पॉलिसी बनेगी वो फाइनल होगी। लेकिन ये जो गवर्नमेंट ने रूपरेखा दी है वो काबिले तारीफ है, उसका विजन बहुत अच्छा है। अभी निशंक जी, हमारे जो HRD मिनिस्टर साहब हैं, उनका जो स्टेटमेंट आता है वो लगता है कि कुछ उनका विजन है।
और जब तक किसी आदमी का मिशन और विजन नहीं रहेगा तब तक उसके अंदर से कोई बात निकलती नहीं है। वो लिखते हैं कि जिस तरह हम डॉक्टर इंजीनियर को बनाने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म दिए हैं और लड़के जाना चाहते हैं बड़ी पहली प्राथमिकता, दूसरी प्राथमिकता, तीसरी प्राथमिकता के आधार पर, उसी तरह एक शिक्षक भी इस लेवल पर जाएगा। वो चुनेगा कि नहीं मुझे शिक्षक बनना है, और उसी लेवल पर उनका जो विजन है वो तो क्लियर है। अब रह गई बात इम्प्लीमेंटेशन की, कितना इम्प्लीमेंट होगा नहीं होगा ये तो हम पर आप पर निर्भर है। और तो जब तक किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा कैसे मालूम होगा कि आदमी कितना जानता है। अगर हम उसको अपने प्लेटफॉर्म पर लाते हैं, उसके एक्सपीरियंस को जब देखते हैं तब पता चलता है। लेकिन जब व्यापक तौर पर आप जाएंगे तो चाहे जो विज्ञापन निकालेंगे या जिस लेवल पर आप लोगों से आमंत्रित करेंगे तो वो तो सर्टिफिकेट की वहां जरूरत पड़ेगी। अब बात की सर्टिफिकेट इशू करने वाली जो अथॉरिटी है उसका क्वालिटी क्या है उस पर निर्भर करता है। अभी तक जहां तक मान लीजिए कि टीचर बीएड या डीएलएड या एमएड करने के बाद ही लोग बनता है, तो सर तो बहुत सीनियर हैं। ये इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ट्रेनिंग के माध्यम से जो दी जाती है। जो लड़का ट्रेनिंग करने आता है कितना सीखता है मैं नहीं जानता, लेकिन उसमें जो कम्युनिटी वर्क करानी है, टीचिंग प्रैक्टिसेस है, ऑब्जर्वेशन है, उस लेवल पर उस टीचर को तैयार किया जाता है। अब तैयार किस रूप में होता है ये मैं नहीं जानता, ये तो क्वालिटी की बात हो गई। और लड़का जहां भी टीचिंग प्रैक्टिस करने जाता है और वहां का स्कूल उसको कितना देता है, कितना सिखाता है, और जो भी मेंटर जाता है इंस्टीट्यूशन से वो कितना समय देता है, किस रूप में लेता है, वो अलग की बात है। लेकिन ये बेसिक चीजें जब वो लेकर आता है तो रियली वो टीचर लायक अपना काम करता है और वो टीचर बनता है। और ये तमाम चीजें जो सीनियर्स जो पहले के लोग हैं, जैसा आपने जिक्र किया सर के बारे में, इन लोगों ने किया, बड़ी तत्परता के साथ इन लोगों ने बीएड किया, एमएड किया। आज करके लड़के, मैं तो भोगी हूँ यहाँ, मेरे यहाँ 500 सीटें हैं और 30% लड़के ही कॉलेज आते हैं। और कुछ लड़के बहुत अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनको दोस्त तो मुझे मिलता है कि इंस्टीट्यूशन वाले ने सर्टिफिकेट बांट दिया या बांट रहे हैं, लेकिन ये सारा काम यूनिवर्सिटी का है। यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर एक क्वालिटी एग्जामिनेशन ले, अच्छा रिजल्ट दे, तो निश्चित रूप से बच्चे ये काम अच्छा करेंगे। और हमारे यहाँ मेधा की कमी नहीं है, बहुत मेधावी हैं मेरे यहाँ के बच्चे। तो ये सारी बातें आती हैं। अब रह गई बात, आदित्य विजय भाई बहुत सारी बिंदुओं पर चर्चा कर दी है। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म भाई साहब सामाजिक है, मैं कितनी बातें कहूँ, लेकिन नो प्रॉफिटेबल वाली जॉब तो ये है। लेकिन इसमें आपको ध्यान होगा, गवर्नमेंट का जो रूल बना है कहता है कि नो प्रॉफिट में आप काम कीजिए, लेकिन अकेले नहीं काम कर सकते। आपको एक ट्रस्ट बनाना है या एक सोसाइटी बनानी है जिसमें भिन्न भिन्न तरह के लोग रहेंगे, उनको लेकर बनाना है। और जो गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन है उसमें 10 करोड़ से नीचे पर आज का स्कूल एस्टेब्लिश नहीं होगा। गवर्नमेंट का ध्यान इस क्वालिटी पर है। और गवर्नमेंट, ठीक है कुछ परेशानियां आएंगी, छोटे छोटे स्कूल्स जैसे हैं, अपने कुछ बेरोजगार लड़के हैं चलाते हैं, चलाना भी चाहिए और उनकी ये जरूरत है हमारे समाज की, क्योंकि गवर्नमेंट उस लेवल पर हमको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देती है, हमें अपने आप डेवलप करना है। तो हम शून्य से जब स्टार्ट करेंगे तो ऐसे ही करता है हर आदमी। क्योंकि हम बड़े बड़े उद्योगपति के न बेटे हैं, न उससे मेरा दूर दूर तक ताल्लुकात है, न बैंक हमको उस लेवल पर मदद करता है। तो ये तो हमें अपने ही करना है भाई साहब। तो चलिए ये है, मैं ये चाहूँगा कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें प्राइमरी सेक्शन हो, मिडिल सेक्शन हो या सीनियर सेकेंडरी लेवल तक हो, हायर हो, इस सब में बड़ी शालीनता से स्किल डेवलपमेंट का उन्होंने जगह बना रखा है। अब जैसे 9th-10th के सिलेबस में अगर कोई लड़का मान लीजिए कि साइंस पढ़ता है, उसको कुछ साइंस में है या
उसको व्हीकल पर कोई जैसे मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिक से संबंधित कुछ पढ़ना है, तो प्रैक्टिकल में वो तो आपके लैब में करेगा, लेकिन उसको एक 15 दिन 10 दिन जितना दिन चाहे वो किसी गैराज में भी जाकर ट्रेनिंग ले सकता है। ये सुविधाएं दी गई हैं, तब वो डिपेंडेंट होगा। और रह गया प्रोफेसर लोगों में जो टीचिंग वर्ग में जो अपॉइंटमेंट की बात है, तो जो स्कोरिंग पीएचडी वगैरह को देकर जो इन्होंने साधुवाद किया है, ये भी काबिले तारीफ है। तो ओवरऑल जो मैं देखा हूँ, इसमें स्किल को बहुत ध्यान में रखा गया है। अगर इम्प्लीमेंट सही तरीके से हो जाता है तो निश्चित रूप से क्वालिटी एजुकेशन हमारे यहाँ आएगा। लेकिन सिस्टम हम और आप हैं, कितना बेहतर तरीके से हम सजाते हैं, संवारते हैं, लोगों को में देते हैं, सोसाइटी को देते हैं, हम पर आप पर निर्भर करता है। मैं चाहूँगा कि सबको बधाई देते हुए आप लोगों से विदा लूँ, और बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और सबको प्रणाम। थैंक यू सर। बहुत ही अच्छे ढंग से इसको आपने जानकारी पूरे हमारे दर्शकों को, सभी जो जुड़े हुए हैं सबको आपने दिया। हमारे बीच अभी राजेश राजमणि साहब लगता है कि कहीं नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्योंकि वो स्क्रीन पर दिखलाई नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर अध्यक्ष महोदय जी आपका आदेश हो तो कार्यक्रम को और अभी आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारे साथ में सारे लोग जी अभी रोका है इसलिए कि टाइम बहुत हो गया, 1 घंटा किसी के पास मोबाइल चार्ज होगा नहीं होगा क्या होगा, ये सब बहुत ध्यान में रखती है। कोई हम लोग पब्लिक प्लेस में नहीं ना बैठे 2 घंटा 4 घंटा जी जी। तो अध्यक्ष जी के अनुमति से मैं चाहूंगा, और अपने उद्घाटनकर्ता से भी अनुमति से मैं चाहूंगा कि अध्यक्ष महोदय की हम सभी बातें सुने। अध्यक्ष महोदय जी, जो जिला स्कूल के पूर्व प्राचार्य हम लोगों के बीच में है, प्रियरंजन प्रसाद श्रीवास्तव जी। जी बोलिए अध्यक्ष जी, अध्यक्षीय भाषण बोलिए अध्यक्ष जी। हाँ मैं बोल रहा हूँ, आज शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है, जिसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और मैं चाहूंगा कि सभी शिक्षकों को मेरे तरफ से नमन, सभी को शुभकामना, भविष्य में आगे बढ़ने की शुभकामना। और भोजपुर दर्शन जो है कार्यक्रम प्रथम प्रारंभ किया है, उसके लिए भी मेरी शुभकामना है कि डिजिटल वेबसाइट जो भी है आप करते हैं वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। अब मैं अपने विषय पर आना चाहूँगा, जो आज का विषय है आपका, नई शिक्षा नीति कितनी कारगर मैंने किसके लिए है, यही विषय है आपका। तो हमने अब तक जो सुना है और जो मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, वह पहले इसका हम लोग उल्लेख कर लें कि क्या शिक्षा नीति के रूप में क्या हमको दिया गया है। शिक्षा नीति के रूप में हम लोगों को बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया है कि हम लोग अपने देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। किसी भी देश का भविष्य उसके शिक्षा पर ही निर्भर है। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ाई करते आ रहे थे, विद्यालयों में पढ़ाई करा रहे थे, तो वह 10+2 जो भी हो, आज उसका नामकरण 5+3+3+4 कर दिया गया है। लेकिन इसमें बहुत सारी बातें प्रवेश कर गई हैं, और यह जो शिक्षा नीति बनी है वो ऐसे नहीं बनी है। बहुत सारे लोग इसमें सुझाव दिए हैं, ग्रामीण स्तर से सरपंच से लेकर के बड़े बड़े अधिकारी तक ने अपना योगदान दिया है कैसे शिक्षा नीति को तैयार किया जाए। तो इस शिक्षा नीति के तैयार करने में सबका सहयोग है, और अभी यह प्रस्तावित है, इसको मूल रूप से मान नहीं लिया जाए कि हम यह लागू हो गया है। तो लागू करने के पहले हम लोग इसको पूरा विवरण जान लें। जैसे हम लोग जानते हैं कि यह 34 वर्षों के बाद शिक्षा नीति में परिवर्तन आया है। 1968 में सर्वप्रथम इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में यह हुआ था, 68 में। उसके बाद 1986 में राजीव गांधी के समय में हुआ था, और 34 वर्षों के बाद 92 में शायद नरसिम्हा राव के समय में कुछ संशोधन इसमें हुआ था, जो अब 34 वर्षों के बाद फुल फ्लेजेड शिक्षा नीति आई है हमारी। उस शिक्षा नीति में हम लोगों को देखना है क्या क्या है। इसमें हम लोग 3+ का 5+ किया है, पहले
3 साल तक जो एजुकेशन है वह प्राइमरी स्टेज का एजुकेशन है, जिसमें बच्चों को खेल कूद के माध्यम से शिक्षा देंगे। जैसे हम लोग किंडरगार्टन पद्धति में प्राइमरी स्कूल में पढ़ाते थे, लड़के खेल खेल में विद्या सीख जाते थे, उस स्थिति से वह सीखते थे। उसके बाद 1+1 2 दिया गया है। उस 1+1 2 में जो है उसको ट्रेनिंग देने की बात कही है, कैसे उसको हम लोग शिक्षा को आगे बढ़ाएं, किस तरह से काम करें, प्रोफेशनल ट्रेनिंग एक टाइप का उसको दें। तो यह 3+2+5 बराबर हो गया। उसके बाद 6 क्लास आता है। 6 क्लास से हम लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है अब, या शिक्षा नीति में है कि आप कोई भी विषय जो है मातृभाषा के माध्यम से पढ़ करके कौशल विकास का काम करें, या कैसे आप अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं, उसकी शिक्षा दी जाती है। जैसे चीन में भी चल रहा है, उसमें कंप्यूटर है, आपका सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट है, सारी शिक्षाएं जो है 6 क्लास से शुरू हो जाती हैं। और ऐसे 6 से लेकर के 8 क्लास तक जब भी हम लोग उस काम को करते हैं, तो हम एक तरह से बहुत आगे उसमें बढ़ने का प्रयास करेंगे। जीवन में एक सार्थक हम रोल अदा कर सकते हैं भविष्य में चल करके, है ना। तो अब उसके बाद यह जो स्ट्रक्चर है उसमें हम फिर आते हैं, एज ग्रुप है हमारा 9 से लेकर के और 14 ईयर तक, 14 साल वर्ष तक है, जिसमें हम लोग बोर्ड की परीक्षा करते हैं। उस रीजनल लैंग्वेज की मातृभाषा की पढ़ाई भी होती है 1+2 में, जो हम लोग प्री प्राइमरी के बाद पढ़ते हैं। उसमें मातृभाषा का मतलब किसी भी अभी जो झगड़ा उत्पन्न हो जाता है कि हम अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे, हिंदी नहीं पढ़ेंगे, मराठी नहीं पढ़ेंगे, तो उसमें आपको जहाँ पर क्षेत्र में आप रहते हैं, आपको पूरा अधिकार है कि उस लैंग्वेज में आप भी पढ़ाई प्रारंभ कर सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश की अनिवार्यता जो है समाप्त कर दी गई है। उसको आप चाहें तो अपने इच्छा से पढ़ भी सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जो पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। अब आती है बात, हम लोग क्लासिकली स्टेज बाय स्टेज देखें इसको, तो 9th और बोर्ड की परीक्षा उसके बाद आती है 6-8 के खत्म होने के बाद, जिसमें 6-8 जो है मेरुदंड है, जिसमें खास करके स्किल ट्रेनिंग का ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग जाती है, इस तरह का प्रावधान किया गया है। अब आता है आपका बोर्ड की परीक्षा। बोर्ड की परीक्षा कितनी कारगर है, हम लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं कि बोर्ड की परीक्षा में लड़के जो हैं बहुत मेहनत करते हैं। खास करके जब उसका अंतिम समय आता है तो इतनी मेहनत करते हैं वो कि लगता है कि इतना प्राण दे देंगे या कितने का क्या घटना हो जाती भगवान ही मान ली। तो उस स्टेज में सरकार की नीति में रखा गया है कि इसको स्टेज बाय स्टेज करके सेमेस्टर करके किया गया है। 6 महीने के बाद इम्तिहान लिया जाए, फिर 6 महीने के बाद इम्तिहान लिया जाए, फिर कहने का अर्थ है कि 4 सेमेस्टर्स में जब बोर्ड का लड़का इम्तिहान दे तो वह पूरी तरह से रेगुलर पढ़ाई करता रहे। रेगुलर जब पढ़ाई करेगा तो निश्चित रूप से उसको जीवन में सफलता मिलेगी। उसको कभी भी हार्ड लेबर नहीं करना पड़ेगा। अभी आज के बच्चे करते हैं कि जब परीक्षा बोर्ड की नजदीक आती है तो दिन रात एक कर देते हैं। तो ये तो भाई कोचिंग सिस्टम भी जो है हमारा हम समझते हैं कि समाप्त हो जाएगा और पढ़ाई के प्रति लोगों का रुझान होगा। उसके बाद आता है आपका ग्रेजुएशन स्टेज। ग्रेजुएशन स्टेज में जो है 14 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष जो है उस एज की ग्रुप का है वह। तो उसमें है कि ग्रेजुएशन स्टेज में इंट्रेंस आपका दिया गया है, मल्टीपल एग्जिट एंड मल्टीपल एंट्री एग्जामिनेशन जो है उसमें जो है उसमें 3 तरह से होता है, 3 भाग में किया गया है। तो फर्स्ट यदि परीक्षा होता है 1 साल पढ़ाई करके छोड़ता है, हो सकता है कि नौकरी हो, गरीबी के चलते नहीं हो या कोई समस्या उसके सामने आ रही हो, अपना 1 साल करने के बाद छोड़ देता है। तो यदि लड़का ग्रेजुएशन स्टेज में 1 साल के बाद पढ़ाई वह छोड़ देता है तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, इसने 1 साल कंप्लीट कर लिया है ग्रेजुएशन में। फिर दूसरा साल और 2 साल करता है तो उसको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट दिया जाएगा और तीसरा साल जो कंप्लीट तो उसको डिग्री का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इस तरह से उसका वेस्टेज ऑफ टाइम जो है वह नहीं होगा। तो यह एक सब विचारणीय विषय है और बात करते हैं कि हम लोग कैसे माने जो हमारा एजुकेशन है सिस्टम जो है वह ठीक ढंग से चले, किसी को तकलीफ नहीं हो, दिन रात पढ़ाई मेहनत नहीं हो। अभी देखते हैं लड़का जो बिगनिंग में जाता है इतने पीठ पर बोझ लाद के जाता है, लगता है कमर ही उसकी टूट जाएगी। तो यह एजुकेशन जो है तो बिल्कुल बोझ समस्त हो गया है। बोझ नहीं होकर के हम इसको इजी गो में जाएं तो ठीक होगा। जैसा आपने बताया फर्स्ट ईयर में उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर में उसको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा। इस तरह से बहुत सी व्यवस्थाएं की एमफिल सेमफिल होता खत्म। अब ये समझता है हम समझते हैं किसने कहा किसी ने
कि ट्रेनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए हम लोग जिस दौर में गुजरे हैं, ट्रेनिंग की व्यवस्था बेसिक स्कूल में जिस मिडिल स्कूल में टीचर होते थे, जब हम करते थे शिक्षक का मिडिल स्कूल के लिए 2 जी साल अध्यक्ष में शिक्षक जो बिल्कुल अभ्यस्त हो जाते। जी अध्यक्ष आवाज नहीं आ रहा है उनका आवाज मुझे नहीं मिल रही। नहीं, लगता है कि सर का मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है। जी लगता है अध्यक्ष ऐसा। जी अध्यक्ष महोदय जी, आपकी आवाज मुझे नहीं मिल पा रही हम सभी को। अध्यक्ष महोदय जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आपने अपना उद्गार व्यक्त किया। अध्यक्ष महोदय जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दिया, बहुत सुंदर। आपको सभी की ओर से इस वेबिनार में जितने सारे हमारे सम्मानित गणमान्य लोग, जो शिक्षक गण, निदेशक, सारे लोगों की ओर से अध्यक्ष जी आपको बहुत बहुत बधाई। अब इस कार्यक्रम की धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा राजेश रोशन जी से कि आप धन्यवाद ज्ञापन करें। बोलते रहो, बोलो। आपको धन्यवाद पहले दे दूं कि आपने किया, जितने शिक्षक बुलाए। जी अध्यक्ष जी बोला जाए। जी अध्यक्ष जी बोलिए। अध्यक्ष जी बोलिए, कुछ बोल रहे थे। जी बोलिए। अब राजेश रोशन जी आप धन्यवाद ज्ञापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज 5 सितंबर के दिन आप सभी राष्ट्र निर्माताओं ने आज भोजपुर दर्शन का समय दिया। इससे भोजपुर दर्शन परिवार आप सबों का हमेशा ऋणी एवं आभारी रहेगा। आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद एवं आभार। बहुत सुंदर राजेश रोशन जी। इस वर्चुअल वेबिनार में हम सभी आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जयंती के अवसर पर, शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हित में इस विषय पर हम सभी अपना अपना विचार व्यक्त किए। आप सभी को जानकर काफी प्रसन्नता होगी कि इस सीधा प्रसारण कार्यक्रम में लगभग 10,000 से ज्यादा व्यूअर्स इस कार्यक्रम से अभी जुड़े हुए हैं और इसमें सभी लोगों ने अपने अपना बहुमूल्य समय दिया। भोजपुर दर्शन परिवार आप सभी का हमेशा ऋणी रहेगा। उम्मीद है भविष्य में भी इसी प्रकार हम लोग वर्चुअल से वेबिनार कार्यक्रम करते रहें। अध्यक्ष जी हेलो। अध्यक्ष जी बोलिए जी, अगर आपकी आदेश हो तो अध्यक्ष जी अगर आपका आदेश हो तो आज का ये वर्चुअल वेबिनार कार्यक्रम को अब यहीं पर संपन्न हुआ और आपके अनुमति से कार्यक्रम को अब स्थगित किया जाए। जी अध्यक्ष जी अगर किया जाए तो बहुत धन्यवाद आपको। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। बहुत धन्यवाद।